देखना नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। I always try to help all the urban cooperative bankers in ensuring that their bank remains a completely compliant bank and follow the rules and regulations. There are quite a few topics which are already available on the YouTube as to भाई ये मार्च क्लोजिंग किस तरह से करना है और मार्च क्लोजिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी है। मेरा ये मानना है कि 31 मार्च का जो नंबर होता है, नंबर्स आपके बैलेंस शीट के जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा बेस्ड ऑन द 31 मार्च 2026 परफॉर्मेंस, अगले साल आपका रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन होगा और रिजर्व बैंक कट ऑफ डेट 31 मार्च पकड़ती है और ये 31 मार्च के पहले जो किया है उसे कंप्लायंस माना जाता है। अगर आप 31 मार्च के बाद कुछ कंप्लायंस करते हैं तो वो जो पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन है उसमें वो कंसिडर नहीं किया जाता है। ये वीडियो शायद एयर होगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च, इन 3 संडे को हम लोग एक कॉमन सब्जेक्ट लेने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग 31 मार्च के पहले आरबीआई के इंस्पेक्शन की तैयारी कैसे करें जो सब्जेक्टिव नेचर की होती है, जिसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपको ट्रैक पे रखना है। तो ये जो तैयारी है, इस तैयारी के सिलसिले में ये आज का जो पहला वीडियो है वो मैं ये कहूँगा कि आरबीआई आपको पूछती क्या है अदर देन दी फाइनेंशियल नंबर्स, रेशियोज, एनपीएस, ये सब छोड़ के रिजर्व बैंक आपको जब इंस्पेक्शन को आती है वो 10 दिन आते हैं, लेकिन दे हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी फॉर यू। अगर उनके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी है तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होने ज़रूरी है। तो जब हम कंप्लायंट बैंक होने की कोशिश करते हैं तो आई एम गोइंग टू आस्क यू और गिव यू रादर फ्यू क्वेश्चंस covering the whole gamut of banking operations, whereunder you can ask yourself these questions. यही सवाल रिजर्व बैंक आपसे पूछने वाली है और उसकी अगर तैयारी आप आज करते हो तो बाय द टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन comes to your bank for inspection, you would be ready to face the challenges. So this is a preparatory series to enable the banks to prepare to face the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन। एक यह है कि वो प्रिपरेशन करना, दूसरा अपने आप में चेंजेस लाना। अगर वो चीज हम लोग नहीं करते हैं तो वो करना। रिजर्व बैंक क्या देखती है, 10 दिन में क्या देखेगी, 365 दिन का ऑपरेशन देखना आसान नहीं होता है। सो दे हैव पॉइंटेड क्वेश्चंस and I'm going to raise those pointed questions today. You have to investigate at your end. Where do you stand? What is the position of your bank? ये सवाल इस तरह के होंगे, लेकिन ये सवाल आपको और आपकी टीम को इस साल का जो रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन आने वाला है उसकी तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी। यू विल बी रेडी। ऐसा है कि अगर आप जब एग्जाम में जाते हो तो कई बार आप ऑप्शंस डालते हो, वो टॉपिक को पढ़ते ही नहीं हो और उसी टॉपिक पे अगर सवाल आता है तो आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि हम तैयारी सब करेंगे, कोई सा भी सवाल आने दो, उसकी अगर हमारी तैयारी पक्की है तो मैं रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर होने के नाते आपसे ये सवाल पूछूंगा। आपको अपना इंटरनल वर्किंग फंक्शन, बैंक की सिचुएशन वेरीफाई करनी है, तैयारी करनी है। गैप्स आप ही को आइडेंटिफाई करने हैं और कोई आइडेंटिफाई करेगा नहीं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। देयर वुड बी 70-80 क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी आस्किंग यू।
यू हैव टू इन्वेस्टिगेट योर एंड एट योर एंड व्हाट इज द सिचुएशन। आप जानते ही हैं कि रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत जोर दिया है और वो बोर्ड के ओवरसाइट के ऊपर कई बार बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। ये जो सवाल है ना, ये सवाल तुम्हें सर्कुलर में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सर्कुलर के पीछे की कहानी जो है उसके हिसाब से ये सवाल हमने तैयार किए हैं और ये सवाल हम आपको पूछने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि बोर्ड के बारे में जो सवाल है वो आपके चेयरमैन को भी पता होना चाहिए, आपके डायरेक्टर्स को भी पता होना चाहिए। एक सवाल आता है कि भाई आपकी बैंक का जो बोर्ड है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक कितनी बार रिव्यू करता है। इसका जवाब ये है कि हर 3 महीने के बाद होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आने के बाद तो आप हर रोज बैलेंस शीट बना सकते हो। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मस्ट बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर। क्वार्टर एंड होने के बाद भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू करो, उसके आर्गुमेंट लिखो, ट्रैक चेंजेस जो बोर्ड के डिस्कशन में हो रहे हैं उसको लेके आओ। क्या आपका बोर्ड एनपीए पोजीशन रेगुलरली चेक करता है? मेक इट अ पॉइंट दैट हर एक महीने का एक बोर्ड मीटिंग जो होगा इसमें आप पूरे हाई वैल्यू एनपीए अकाउंट के बारे में स्टेटस आप रखो, बोर्ड में डिस्कशन करो, एक्शन प्लान जो हो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करो और वो आगे चलने दो। जिन बैंकों का एसेट बेस 5,000 करोड़ के ऊपर है उनके लिए एक सवाल ये आता है कि भाई उनकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कितनी बार मिलती है। 6 महीने में एक बार अगर मिलती है तो दैट इज नॉट द पर्पस। छोटे बैंकों के लिए नहीं है, लेकिन आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोटे बैंकों के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट के सवाल पूछती है। एक सवाल बहुत डाइसी आता है और जिसका जवाब हमेशा बैंकर हाँ देता है। पहले ही दिन ये सवाल आता है। सवाल क्या आता है? कभी आपकी जो बोर्ड की कमिटीज है वो इफेक्टिवली काम कर रही है क्या? वेदर इट इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली? आप तो जवाब देंगे हाँ बिल्कुल। एंड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन of next 2 weeks they identify the flaws within your committee। तो आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है। बोर्ड के मिनट्स आपको अपडेट रखने हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट इसमें रखना है। एक सवाल ये आता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस आती है उसके बारे में बोर्ड मॉनिटर किस तरह से करता है? क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है आरबीआई का जो कंप्लायंसेस के बारे में इंस्ट्रक्शंस आते हैं? There is only one way to prove that your board is doing it. There has to be a regular reporting to the board. रेगुलर मॉनिटरिंग एज टू कंप्लायंस के बारे में आप क्या कर रहे हो। एक सवाल आता है जो सीईओ और चेयरमैन को देना है कि क्या सभी डायरेक्टर्स फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। आपके पास फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रिव्यू करने का क्या मैकेनिज्म है? साल में कम से कम 2 बार ये एक्सरसाइज होना चाहिए कि जितनी भी डायरेक्टर्स है उनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की जो कंडीशंस होती है वेरीफाई करो, रिपोर्ट करो, रिकॉर्ड करो। क्या बोर्ड में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन होती है और किस तरह से वो मैनेज किया जाता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जहाँ पे भी डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है तो उसका आप रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हो? ये है ही नहीं। सिंपल जवाब है नहीं, हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं है तो रिजर्व बैंक और माइक्रोस्कोप से आपकी पूरी एक्शंस देखने वाली है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिक्लेयर करो, मैनेज किस तरह से करते हो ये देखो, रिकॉर्ड किस तरह से करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स जो बनती है उसका बोर्ड में डिटेल डिस्कशन होना जरूरी है। सिर्फ ऑडिट कमेटी में आप डिस्कशन करते हो वो नहीं चलने वाला। रिजर्व बैंक ये चाहता है कि बोर्ड में तुम्हारे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की जो सीरियस कंसर्न्स है उसके ऊपर कमेंट करे, उसके ऊपर एक्शन गाइडेंस दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक सवाल आता है जिसके बारे में मेरा यह मानना है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते और हम इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करते हैं। सवाल बिल्कुल वनीला लगता है, सिंपल लगता है कि भाई आपका गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, कैसे डिफाइन करोगे?
मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका गवर्नेंस फ्रेमवर्क टॉप बॉटम होगा, बॉटम पिरामिड में पूरे क्लरिकल स्टाफ होंगे, डिफाइन होना चाहिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क, डिफाइन होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफाइन होनी चाहिए। कीप इट रेडी, व्हाट इज योर गवर्नेंस फ्रेमवर्क? सवाल का जवाब यही है। फिर हम जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजर्व बैंक जहाँ जहाँ ज्यादा ध्यान देती है वो ये है, तुम जो पैसे बांटते हो क्रेडिट के बारे में या लोन डिसबर्समेंट के बारे में, तो उसमें सवाल आता है कि भाई तुम्हारा बैंक का क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस क्या है? हम कभी लिख के नहीं रखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट भी नहीं बनाते हैं। हम ये कहते हैं हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी इस सवाल का जवाब नहीं है। क्रेडिट पॉलिसी इज अ गाइडेंस। तुम्हारी अप्रेजल की प्रोसेस क्या है, क्या ये डॉक्यूमेंटेड है? जैसे कि कस्टमर तुम्हारे ब्रांच में आया, इंक्वायरी की, डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद का जो प्रोसेस टिल पोस्ट सैंक्शन है, कहीं डॉक्यूमेंटेड है तो बढ़िया, नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। कई छोटी बैंक ऐसी हैं कि वो बोरोस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज ही नहीं करते हैं। तुम्हारा जो अप्रेजल का फॉर्मेट होगा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, साइट इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और साइट इंस्पेक्शन में कभी भी डायरेक्टर्स को मत लेके जाओ, क्योंकि डायरेक्टर अगर बोरोस के साइट इंस्पेक्शन में जाता है उसका इंटरप्रिटेशन इंटरफेरेंस करके आता है। मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसका तरीका है, क्या तरीका है? डायरेक्टर्स को लेके जाओ, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उसको लेके जाओ, उसको रिकॉर्ड में कहीं मत लाओ ना यार, सिंपल बात है, सिंपल। द डायरेक्टर इज ऑल्सो कन्विंस दैट द बोरोर दैट वी हैव सिलेक्टेड इज गुड, ही डजंट हैव टू साइन इन द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इंस्पेक्शन बिफोर सैंक्शनिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट आफ्टर सैंक्शनिंग। लार्ज क्रेडिट के अप्रूवल के बारे में प्रोसेस आपका क्या होता है? डेलीगेटेड अथॉरिटी तो वो डेफिनेशंस सही ढंग से आपने दिए हैं या नहीं है, या डेलीगेटेड अथॉरिटी जो है उसका ऑडिट होता है या नहीं होता है? ऑडिट के बारे में अलग सवाल है, मैं वो पूछूंगा आपसे। लेकिन डेलीगेशन, क्रॉस चेक इन डेलीगेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट्स वेयर द अकाउंटेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर। एक सवाल ये आता है कि रिपेमेंट कैपेसिटी आप किस तरह से एसेस करते हो? नॉर्मली आपके क्रेडिट पॉलिसी में रिपेमेंट कैपेसिटी एसेस करने के तरीके दिए जाते हैं, बेस्ड ऑन इनकम जनरेशन, बेस्ड ऑन सोर्स, सो मेनी थिंग्स। दोस डेफिनेशंस यू हैव टू कीप देम रेडी। क्या आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का वैल्यूएशन जो होता है वो अप्रूव्ड वैल्यू से करते हैं, या जो बोरोर वैल्यूअर लेके आता है उसका रिपोर्ट आप एक्सेप्ट करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि उसके कई मायने निकलते हैं। तुम्हारे अप्रूव्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए। आजकल देखा गया है कि रिजर्व बैंक ये भी पूछती है कि भाई आपने लीगल ओपिनियन लिया है प्रॉपर्टी के ओनरशिप के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है। वेर एवर देर इज लार्ज एक्सपोजर, लीगल ओपिनियन लेना। छोटी बैंकों में कई बार अगर इग्नोर होता है, लेकिन बड़ी सब जितनी भी T3 T4 बैंक है वो तो लीगल ओपिनियन रखती है। लेकिन बड़ी बैंकों में क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो लीगल ओपिनियन आती है उसमें कई बार एडवोकेट क्वालिफिकेशन दे देते हैं, और वो क्वालिफिकेशन को हम लोग अप्रेजल में मिटिगेंट करके नहीं लाते हैं। रिजर्व बैंक को वही मिलता है, वही मिलता है कि भाई यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन है, फिर आपने कैसे पैसे दिए? डिफेंड करने के लिए आसान नहीं होता है। पॉलिसीज अप्रूवल तो सब बोर्ड करता है, वो देखो आप कि सब पॉलिसीज अप्रूव्ड है, और सब पॉलिसीज साल में एक बार रिव्यू होनी चाहिए, पीरियड कुछ भी हो। नॉर्मली बैंक्स 31 मार्च को करती है, अप्रैल के महीने में सब पॉलिसी रिव्यू करती है, लेकिन इसमें कोई मैंडेशन नहीं, साल में एक बार रिव्यू करो। कन्वीनियंट पीरियड यही होता है कि एनुअल पॉलिसी रिव्यू हो जाना चाहिए। अ, अभी तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट की चीज आई है जहाँ पे आपको पूरा जिसको हम कहते हैं ना कि डिटेल्स ऑफ द लोन्स व्हिच आर सैंक्शन्ड टू द बोरोवर आर कम्युनिकेटेड प्रायर to at least 3 to 4 days before disbursement to ensure that a free look period is given to the borrower and he understands all the terms, including the monthly repayment that he has to make. There are banks which are punished for not obtaining key fact statement. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन, कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन, मॉर्गेज रजिस्टर हुआ है या नहीं है, टाइटल डीड्स,
नॉर्मली इंश्योरेंस करते हैं, कोलेटरल का इंश्योरेंस नहीं करते हैं, दैट्स अ वेरी रिस्की एरिया. You should try to cover the collateral into the insurance also. लोन फाइल्स का ऑर्डर डिफाइन करो आप. लोन फाइल, सभी लोन फाइल्स उसी ऑर्डर में रहनी चाहिए. रिजर्व बैंक जब फाइल मंगाते हैं ना, उस वक्त आप अगर फाइल सॉर्ट करने को लग जाओगे, उनका इंप्रेशन बन जाता है कि यू आर नॉट मैनेजिंग थिंग्स प्रॉपरली. एक चीज और है, कुछ प्राइवेट, वो चीज ऐसी है कि स्टैंडर्ड एसेट का रिव्यू हम लोग नहीं लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का सालाना रिव्यू नहीं लेते हैं, और लेना जरूरी है. लेना जरूरी है. क्यों लेना जरूरी है? 3 साल के पहले आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई है, लेटेस्ट सर्च और सर्वे ले लो. वो बोरोवर ने सेम प्रॉपर्टी किसी और प्राइवेट लेंडर को दे के चार्ज तो नहीं चढ़वाया है. दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज बोरोवर्स. पर्सनल गारंटी एग्जीक्यूशन है कि नहीं है, पर्सनल गारंटी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन डिफिशिएंसीज तुम्हारे कॉन्करेंट ऑडिटर निकालते हैं. रिजर्व बैंक ब्रांच में नहीं जाती है, वो कॉन्करेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट उठाते हैं, और वो उठाने के बाद में ही पूरा कमेंट्स उनकी उसमें लाते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन डिफिशिएंसीज बहुत सारी आती है, और जो ऑडिटर्स तुम्हारे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी करेक्शन के ऊपर काम कीजिएगा. एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भाई आपका एनपीए आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है? सिस्टम से होता है? किस तरह से होता है? सिस्टम से अगर नहीं होता है, सिस्टम में डिफिशिएंसी है, ह्यूमन इंटरवेंशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करो. ऑथराइज द कमिटी और ऑथराइज द टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स व्हिच विल इंश्योर दैट, अगर सिस्टम में गलत क्लासिफिकेशन किया है, किसी पीए अकाउंट को उन्होंने एनपीए कर दिया है गलती से, और किसी एनपीए अकाउंट से को गलती से पीए कर दिया है, जस्टिफाई द रीजनिंग, चेंज इन द सिस्टम एंड कीप अ डॉक्यूमेंटेशन. तुम्हारे सॉफ्टवेयर कोई 100% एक्यूरेट होते नहीं, तो वो गलती करते हैं, लेकिन इसके बारे में रिजर्व बैंक क्या पूछती है? वेरेवर देयर इज ह्यूमन इंटरवेंशन, देयर हैज टू बी अ क्रॉस चेक, दैट यू हैव टू इंश्योर. प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो होती है, समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द मार्च यू हैव टू क्वालिफाई. और सिंपल चीज आपको बताता हूँ मैं, आपका जो दिसंबर का एनपीए का नंबर होता है, नंबर ऑफ अकाउंट्स एंड अमाउंट, मार्च का जो नंबर ऑफ अकाउंट्स एंड अमाउंट नंबर होता है, इंस्पेक्शन आता है जुलाई के बाद में, और जून का जो नंबर एनपीए अकाउंट और अमाउंट होता है, ये तीनों कंपेयर करके देखो. इस वक्त नहीं, जुलाई में, उसमें वरांस निकालो. दिसंबर में अकाउंट एनपीए, मार्च में अकाउंट पीए, जून में अकाउंट एनपीए. रिजर्व बैंक के पास एक पावर है, वो ये कह सकती है कि देयर इज नो रेगुलेटरी कंफर्ट इन क्लासिफाइंग दिस अकाउंट एज अ स्टैंडर्ड. Forget about the stages of NPA. They can do it. They can do this. So ensure that you have studied all the NPA positions of these 3 critical quarters, that is December, March and June. That is extremely important and a key part of the NPA management you must see. क्या आपने एनपीए अकाउंट में इंटरेस्ट रिवर्सल किया है ना, कि पीएनएल में लिया है, ये क्रॉस चेक किया जाता है. ऐसे में 0, 1 और 2 किस तरह से आप ट्रैक करते हो, इसके बारे में भी बात की जाती है. इसके अलावा क्या होता है कि स्ट्रेस अकाउंट आप किस तरह से मॉनिटर करते हो, इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो आपको डॉक्यूमेंट करके रखना बहुत ज़रूरी है. अभी नई गाइडलाइंस आई है रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, क्या वो आपने पॉलिसी ढंग से बनाई है? क्या रिकवरी एक्शन आप तुरंत लेते हैं? क्या विलफुल डिफ़ॉल्टर का जो मास्टर डायरेक्शंस है वो आपने इम्प्लीमेंट किया है? क्या पॉलिसी बनाई है? क्या कमिटी जो बनानी पड़ती है वो कमिटी बनाई है? और लार्ज अकाउंट के बारे में आप क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं? क्या आपके बैंक में आप अकाउंट एनपीए अकाउंट को पीए करने के लिए किसी दूसरे नाम से पैसे देके उस अकाउंट में इंस्टॉलमेंट रिकवर करते हो, जिसको एवरग्रीनिंग कहा जाता है? या आपको नहीं पूछा जाएगा, या आपके सबऑर्डिनेट्स को या आपके ब्रांच वालों को पूछा जाएगा. कोई कंपनी का अकाउंट है, उसके डायरेक्टर के नाम से किसी एक ब्रांच में पर्सनल लोन दे दो, वो बताओ. यहाँ पे एक बात बताओ आपको, इंस्पेक्शन को आप डेटा डम देते हो, और डेटा डम देने के बाद में पूरे बोरोस की डिटेल्स आते हैं,
तो जितने भी कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं ना, उनके इंडिविजुअल लोन्स कहाँ पे ये रिजर्व बैंक ढूंढ के आती है, तो उनको पता है आपने क्या किया है, उनको पता है। सो स्ट्रेट अवे वो अकाउंट ग्रीन किया है करके बता के they can now take your NPA level beyond 10% divergence so that you can be penalized. So मत कीजिएगा. So these are the things you have to take care before March. You don't do it. इंडिविजुअल के नाम से लोन देके एवरग्रीन करो, ये करना जरूरी नहीं है. क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलरली बोरो से लेते हो? क्या स्टॉक स्टेटमेंट्स लेते हो? क्या स्टॉक ऑडिट करवाते हो? क्या स्टॉक स्टेटमेंट में एनालिसिस करके सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हो? एनुअल रिव्यू या पीरियोडिकल रिव्यू की सिस्टम है या नहीं है? और नई चीज आई है, अर्ली वार्निंग सिग्नल के बारे में आपकी क्या सिस्टम है? फिजिकल हो सिस्टम से, टेक्नोलॉजिकल नहीं हो, लेकिन कुछ तो सिस्टम होना चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिग्नल सिर्फ SMA0, SMA1, SMA2 नहीं, देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड द अकाउंट्स ऑल्सो. सो हाउ डू यू डू दैट? तो ये आपको करना बहुत जरूरी है. लार्ज अकाउंट्स को आप किस तरह से मेंटेन करते हो? पोस्ट सैंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन आपका किस तरह से है? इंड्यूस का क्या आप करते हो? इंड्यूस के एविडेंसेस क्या रखते हो? ओवरड्यू अकाउंट का ट्रैकिंग किस तरह से करते हो? रिकवरी परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग क्या है? सिर्फ रिकवरी कमेटी में होता है या बोर्ड में भी जाता है? ये सब चीजें क्रेडिट और एनपीए के बारे में आपको पूछी जा सकती है, जिसकी तैयारी इस वक्त आपको करनी है. नया चीज आया है वो ऐसा है कि कंप्लायंस के बारे में यू शुड हैव अ डेडिकेटेड ऑफिसर. रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए आपको एक डेडिकेटेड ऑफिसर बंदा रखना पड़ता है, और उसमें वो ये पूछते हैं कि भाई तुम ये आरबीआई के जो सर्कुलर्स आते हैं उसका ट्रैक कैसे करते हो? आज तो 150 पन्ने के सर्कुलर आ चुके हैं, क्या करते हो? It's extremely important that the circulars which are issued by Reserve Bank of India are distributed department wise. Take a situation, take a stock of things, what RBI says and what you are doing, plug the gap. Plug it before 31st of March. That will ensure that you have complied before 31st of March. रेगुलेटरी रिटर्न्स के बारे में क्या टाइम पे जाती है, क्या उनकी एक्यूरेसी देखी जाती है, और कंप्लायंस रिपोर्ट रिजर्व बोर्ड को किस तरह से दी जाती है, सिर्फ ऑडिट कमेटी को नहीं, क्या बोर्ड में जाते हैं? कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम आपका किस तरह से है, और रिजर्व बैंक के जो डायरेक्शंस आते हैं वो बोर्ड में लेने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह से करते हो? एक्शन टेकन रिपोर्ट आप बोर्ड को किस तरह से देते हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. बैंक छोटी हो फिर भी आपको एक छोटा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपको बनाना ज़रूरी है. आपका रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट रिजर्व बैंक हर बार पूछता है कि तुम्हारी भाई रिस्क लेने की तैयारी कहाँ तक की है. दैट इज अ रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्रेडिट रिस्क आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो? आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंकों की गाइडलाइंस है वो आपको पूछ रही है क्या आपने स्ट्रेस टेस्टिंग किया है पूरे बैंक का, या फिर इन्वेस्टमेंट में जो तुम्हारा एएफएस का पोर्टफोलियो है उसका स्ट्रेस टेस्टिंग किया है? You have to do a stress testing, submit the comment to the board and submit a corrective actions. और रिस्क के बारे में आपको रेगुलर रिपोर्ट्स बोर्ड में रखनी है. रिस्क मैनेजमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन आते हैं वो आपको रखने हैं. की रिस्क इंडिकेटर्स आप किस तरह से करते हो, और जो नई रिस्क आती है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो? क्योंकि अभी जैसे ईरान में वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, यील्ड स्पाइक होंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, आपका पोर्टफोलियो किस तरह से इंसुलेटेड है? एचटीएम में अगर गैप है तो आप किस तरह से मैनेज करोगे? मे बी द शिफ्टिंग इज अलाउड once in a year, so do it in the month of April. इंसुलेट योर पोर्टफोलियो. ऑडिट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है. उन्होंने सब्जेक्ट्स भी दिए हैं कि ऑडिट कमेटी में किस तरह से होना चाहिए. एक चीज वो हमेशा पूछते हैं, क्या तुम्हारा इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन से अलग है? क्या ऑडिट डिपार्टमेंट ऑपरेशन उसमें इंटरवीन करता है? दिस कैन बी अ वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशंस. प्रॉम्प्ट रेक्टिफिकेशन होता है, कॉन्करेंट ऑडिट टाइमली रिपोर्ट सबमिट होती है, सरप्राइज इंस्पेक्शन होते हैं क्या? Findings are reported to the board. Critical findings are required to be reported to the board. If that is not happening, you need to do that. It's extremely important that audit follow-up reports are properly maintained. Segregation of duty has to be maintained properly. Fraud risk के बारे में बहुत stricter guidelines.
जुलाई 24 में आई है, जिसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। एएमसी, केवाईसी, सी केवाईसी, इसके ऊपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेकर चेकर कंसेप्ट है। फ्रॉड प्रिवेंशन में क्या आपके एम्प्लॉयज ट्रेन प्रॉपरली ट्रेंड है, एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड चेक आप किस तरह से करते हो, ऑपरेशनल लॉस अगर कुछ होता है तो उसका रिकॉर्डिंग किस तरह से होता है। और एक नई चीज, क्या विसल ब्लोअर सिस्टम आपके पास है? रखना जरूरी है भाई। ये जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का सर्कुलर है, विसल ब्लोअर की पॉलिसी और उसका सिस्टम आपके होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से होता है, आप लिक्विडिटी रिस्क किस तरह से मॉनिटर करते हो, एएलएम रिस्क सिर्फ टिक करने के लिए करते हो या सिंसियरली जनरेट करते हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोर्ड किस तरह से मॉनिटर करता है, मार्क टू मार्केट का जो प्रोविजनिंग है वो क्या एक्यूरेटली होता है, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एसएलआर। क्या ये मेथड ठीक से आप करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू होती है क्या बोर्ड में? जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था, आखिरी में जाके वही सवाल आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में रिजर्व बैंक ये आपको हमेशा पूछेगी कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी के लिए क्या कर रहे हो। मैंने इसमें एचआर के बारे में कुछ नहीं पूछा, मैंने इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के वायलेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा। 10 साल के ऊपर डायरेक्टर जो है, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर अ कूलिंग पीरियड गाइडलाइंस। एंड देन this time it may happen that if there are members who have completed more than 10 years and they still continue to be in the board, that will be viewed by your statutory auditor as a violation of banking regulation act। तो क्या डिफेंस है आपके पास? तो ये कुछ सवाल है, ये कुछ एरियाज है जिसके ऊपर आपको काम करना है। and you have to ensure that your bank is an absolutely compliant bank। और 2 संडे हम इंस्पेक्शन के ऊपर बात करेंगे, इसमें हम लोग कुछ केस स्टडीज के बारे में और कॉमन ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपसे बात करेंगे, विच विल एनेबल यू टू मैनेज द शो वेरी प्रोफिशिएंटली। थैंक यू फॉर watching this video। Please like, subscribe, share it with all your officers so that they can understand the questions which are raised by me are being dealt with properly। thank you so much for watching। please do subscribe and like। देखते हो यार, like भी करो। thank you।